आर्टिकल शिप, गर्द सफ़र और फराज। छठे बाब के साथ हाजिर हूँ। कोयटा का तवील सफ़र। एक सीनियर जिनके साथ हमारी काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी, उनको जॉब इंचार्ज की हैसियत से हमारे साथ कोयटा भेजा जा रहा था। जाफ़र एक्सप्रेस की टिकटें बुक करवा ली। इस ट्रेन का इफ्तिताह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली ने 16 अप्रैल 2003 को किया था और उनका नाम मीर जाफ़र जमाली, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के करीबी साथी और मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली के अंकल थे, के नाम पर जाफ़र एक्सप्रेस रखा गया था। ये ट्रेन रावलपिंडी से कोयटा के दरमियान चलती है और जब ये रावलपिंडी से लाहौर पहुंची तो हम इसमें बैठ गए। अब हम बारौनक लाहौर छोड़ के सुबह बलूचिस्तान की तरफ गामज़न थे कि बस्तियाँ दूर हुई जाती हैं रफ्ता रफ्ता, बस्तियाँ दूर हुई जाती हैं रफ्ता रफ्ता, दम बदम आँखों से छुपते चले जाते हैं चराग। दौरान सफ़र वो शहर आए जिनका तज़किरा सिर्फ माशरत उलूम में पड़ा था। लाहौर से रायविंड, जहाँ तबलीगी जमात का मरकज़ और रेलवे ट्रैक वर्कशॉप है, से गुज़रते हुए उकाड़ा कैंट रेलवे स्टेशन, जो उकाड़ा से 10 किलोमीटर के फासले पर है, तक पहुँचे। रास्ते में बातचीत, हंसी मजाक का दौर चलता रहा। साहिवाल आ गए। ये साहिवाल वही साहिवाल है जिसके बारे में मशरफ अपनी किताब तारीख़ साहिवाल में लिखते हैं कि साई कौम के नाम पर ही साहिवाल की बुनियाद रखी गई, और इसकी वजह बताते हैं कि साइयाँ वाला फैसलाबाद के करीब से ईदल खरल साही नामी एक चरवाहा आकर आबाद हुआ। जिस जगह इस शख्स का कबीला आबाद हुआ, उस जगह यादगार साहिवाल का क़याम अमल में लाया गया। अंग्रेज़ दौर में सर रॉबर्ट मुंटगमरी के नाम पर इसका नाम मुंटगमरी रख दिया गया, लेकिन नवंबर 1966 में सदर अयूब ख़ान ने इसका पुराना नाम बहाल कर दिया था। फिर खानेवाल स्टेशन पहुँचे, जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है। फिर कदीम शहरों में से एक शहर मुल्तान यानी औलिया की सरजमीन पर आ गए, जहाँ पर कुछ दिन पहले हम एक माह गुजार के जा चुके थे। हम लाहौर से मुल्तान पहले तो बस में आए थे, इसलिए बगैर किसी जगह रुके पहुँची थी। खानेवाल से मुल्तानी सोन हलवा बेचने वाले आना शुरू हो गए थे और वो बहावलपुर तक आते जाते रहे। इस पर मज़े की बात ये थी कि सब के सब असली होने के दावेदार थे। बहावलपुर आए, जिसकी बुनियाद बहलावल ख़ान ने 1748 में रखी थी, और फिर रहीम यार ख़ान आए, जिसका नाम नवाब ऑफ बहावलपुर ने अपने बेटे रहीम यार ख़ान के नाम पर रखा था। सादकाबाद आ गया, जो सूबा सिंध और सूबा पंजाब का बॉर्डर है, दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पर वाक़या, और इसका नाम बहावलपुर के अमीर सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी के नाम पर रखा गया था, जिनको कायद-ए-आज़म ने इनकी खिदमात के सिला में मोहसिन पाकिस्तान का खिताब दिया था। सादकाबाद से रोड़ी आ गए, यानी हम सूबा सिंध में दाखिल हो गए। फिर दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़या सूबा सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर से होते हुए शिकारपुर आ गए। शिकारपुर के नाम के बारे में तारीख़दानों के मुख्तलिफ आरा हैं, जिनमें से एक ये भी है कि तालपुर बलोच कबीला शिकार के बहुत शौकीन थे, इसलिए इस इलाके का नाम शिकारपुर पड़ गया। यहाँ से जैकबाबाद, जिसका नाम ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब के नाम पर है। फिर डेरा अल्लाह यार ख़ान, जिसका नाम मीर अल्लाह यार ख़ान की वफ़ात के बाद इसके नाम पर रखा गया। आने के साथ ही हम सुबह बलूचिस्तान में दाखिल हो गए। इसके बाद रेलगाड़ी डेरा मुराद जमाली, यानी जिसका नाम मीर मुराद जमाली, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी और एक सियासी शख्सियत थे, के नाम पर रखा गया। वहाँ तक पहुँच गए। बख्तियाराबाद डोमकी से होते हुए सिब्बी आ गए, जहाँ की दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं, जिनमें एक गर्मी और दूसरा सिब्बी का सालाना मेला, जो 1858 से आज तक जारी है। फिर आवे गुम आ गया। कहते हैं कि यहाँ पानी अचानक गुम हो जाता है, इसलिए इसको फ़ारसी में आबे गुम कहते हैं। इस नाम से मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब मरहूम की मशहूर ज़माना तसनीफ़ आबे गुम भी याद आई। रास्ते में दो सुरंगें भी आईं, जिनमें रेलगाड़ी गुजरी तो रेलगाड़ी में मुकम्मल अंधेरा हो गया। इसी तरह दरियाए बलान का बल खाता हुआ रास्ता भी देखा, मगर दरिया में पानी नहीं था, सिर्फ पानी के गुजरने से बल खाता हुआ रास्ता बन चुका था। रोज़ की मुसाफत से चूर हो गए दरिया, रोज़ की मुसाफत से चूर हो गए दरिया, पत्थरों के सीनों पर थक के सो गए दरिया। मच से गुजरे, जो 1935 के ज़लज़ले का मरकज़ था। मच की वजह शोहरत, मच जेल और कोयले की कानें हैं। फिर कोलपुर से होते हुए आखिरकार बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के रेलवे स्टेशन पहुंच गए। कोयटा स्टेशन की इमारत 31 मई 1935 के ज़लज़ले में गिर गई थी और फिर तकरीबन इसके 4 साल बाद खुली गई। ये एक यादगार सफ़र था। यहाँ रेलगाड़ी रुकते चलते तकरीबन 28 घंटों में लाहौर से कोयटा पहुँची थी। सफ़र खुशगवार और हम सफ़र बहुत खुश मिजाज था। सफ़र
طویل سہی گفتگو مزے کی رہی، سفر طویل سہی گفتگو مزے کی رہی، وہ خوش مزاج اگر تھا تو میر میں بھی نہ تھا۔ سو کوئٹہ کا سفر بہت طویل اور بہترین تھا، مگر طوالت محسوس نہ ہوئی۔ کوئٹہ پہاڑوں سے گری ایک وادی ہے۔ جب پہاڑوں پر برف پڑنے کے بعد ہوا چلتی ہے تو شدید سردی ہو جاتی ہے۔ دراصل کوئٹہ کا پرانا نام شال کوٹ تھا، جس کے لغوی معنی قلعہ کے ہیں، اور یہ نام کسی قلعہ کی وجہ سے نہیں پڑا، بلکہ یہ نام اس لیے تھا کہ کوئٹہ کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور یہ خود ایک قدرتی قلعہ ہے۔ کوئٹہ کا ذکر سلطان محمود غزنوی کی فتوحات میں ملتا ہے۔ یہاں مغل شہنشاہ ہمایوں جب شیر شاہ سوری سے شکست کھا کے ایران جا رہا تھا تو اس نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا۔ اسی جگہ شہنشاہ ہمایوں جاتے ہوئے اپنے بیٹے اکبر کو 2 سال کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ پھر کوئٹہ کو شہنشاہ اکبر نے بعد میں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ یہ نومبر کے آخری دن تھے اور 2008 کا سال تھا۔ ان دنوں بھی کوئٹہ میں ہلکی نوعیت کے کافی زلزلے آ رہے تھے۔ یہاں پہنچے تو سردی بھی خاصی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم کوئٹہ اسٹیشن سے باہر نکلے تو وہاں پر کلائنٹ کے 2 افسران بما ڈرائیور اور گاڑی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ کھلا کہ دراصل ان کو خطرہ تھا کہ حالات کی کشیدگی کی آڑ لیتے ہوئے کوئی ان کے پنجاب سے آنے والے مہمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے وہ پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ ہمیں گاڑی میں رہائش گاہ کی طرف لے جایا گیا جو کلائنٹ نے ہمارے لیے اپنے آفس کے پاس ہی مختص کر رکھی تھی۔ راستے میں تو ہم ہنسی مذاق کرتے ہوئے آئے تھے اور تھکاوٹ کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، مگر کمرے میں پہنچ کے ذرا سستانے کو لیٹے ہی تھے کہ نیند نے آ لیا اور کوئی 5 گھنٹے سوتے رہے۔ ہمیں بہت